हेलो बच्चों, साइंस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, 9th क्लास, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ में हम सीखेंगे आज पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में और उसमें कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो हम देखते हैं पदार्थ होता क्या है। सबसे पहले हम पदार्थ की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं पदार्थ की, तो हमारे आसपास में बहुत सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं जो स्थान घेरती हैं और जिनका आयतन होता है। उन सभी वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। ऐसी कोई सी भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिनका द्रव्यमान होता है, हम उन सभी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं हम देख रहे हैं पदार्थ के बारे में पढ़ना। हमें किसके बारे में पढ़ना है? पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो देखो, ये है हमारा पदार्थ, और पदार्थ के बारे में अगर हम जब पढ़ रहे हैं तो पदार्थ क्या होते हैं? जो भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं और जिनका आयतन होता है, उन सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। तो हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। पदार्थ की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पदार्थ की हमें 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो जब हम तीनों अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, ठोस और द्रव के, गैस के बारे में बात करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है ठोस के बारे में देखते हैं। तो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है? ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और ठोस में बहाव नहीं होता। कण पास पास होते हैं जो ठोस के होते हैं, और ठोस को हम दबा नहीं सकते, तो इसकी संपीड्यता नगण्य होती है। उदाहरण के लिए कुर्सी, मेज, ये सभी क्या है? ठोस है। तो ठोस के बारे में हमें क्या पता लगता है? ठोस का आकार निश्चित होता है एक जगह से। इसका मतलब है कि अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान ठोस को रख दें तो अपना आकार नहीं बदलता। आयतन निश्चित होता है और बहाव नहीं होता ठोस के अंदर। कण पास पास में होते हैं, संपीड्यता नगण्य होती है। उदाहरण के लिए कुर्सी हो गया, मेज हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कुर्सी और मेज हो गया। ऐसे ही द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। हम जिस बर्तन में डालते हैं द्रव को, उसी बर्तन का आकार ले लेता है। बहाव होता है द्रव में और इसका आयतन निश्चित होता है। कणों के बीच में स्थान होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर हम द्रव के कणों के बीच में स्थान नहीं होता तो हम क्या उसमें तैर पाते? नहीं। कणों के बीच में यहाँ स्थान होता है, कम संपीड्यता होती है, मतलब इसे कम दबाया जा सकता है, जैसे दूध या पानी। गैस निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, जिस भी बर्तन में डालो इसी का आकार ले लेती है। निश्चित आयतन नहीं होता। ठीक है, हम क्योंकि इसे दबा सकते हैं। बहाव होता है गैस के अंदर, कणों के बीच अधिक स्थान होता है और अधिक संपीड्यता होती है। उदाहरण जैसे हवा। ठीक है, अब हमारे पदार्थ के कणों की ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। पदार्थ के कणों की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो पदार्थ के कणों के भौतिक गुण होते हैं। क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है पदार्थ के कणों के भौतिक गुणों के बारे में देखने के लिए मिलेगा। पदार्थ के कणों के भौतिक गुण, ये रहे हमारे पदार्थ के कणों के भौतिक गुण। तो सबसे पहले पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये 3 गुण होते हैं हमारे पदार्थ के। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसका मतलब ये हमेशा चलते रहते हैं। पदार्थ के कण जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ये चल रहे हैं ना हमेशा। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान भी होता है। तो हमने देखा पानी हो गया, हवा हो गया या ठोस भी हो गया, इनके बीच में भी कहीं ना कहीं खाली जगह होती ही होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ के कणों की अवस्थाएं होती हैं। जो अवस्थाएं हमने पढ़ी है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये ठोस पदार्थ के कणों की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे हो जाता है? ठोस भी द्रव बन जाता है, द्रव गैस बन जाता है। कैसे? तो तापमान में परिवर्तन करके हम ठोस को द्रव बना सकते हैं, उसको फिर द्रव को गैस भी बनाया जा सकता है। तो तापमान बढ़ाने में जो होता है, वस्तुएं पिघलने लग जाती है, जैसे पिघलना या गलना स्टार्ट कर देती है। ठोस का द्रव में बदलना जब तापमान बढ़ाते हैं, तो गलनांक की एक कॉन्सेप्ट आता है, गलनांक। जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, गलनांक। अब गलनांक क्या है? अगर हम गलनांक देखें तो वह तापमान जिस तापमान पर ठोस पिघलने लग जाता है, उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं। ये देखो, ये दे रखा है हमें। ठीक है, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर
क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं, ठीक है। तो गलनांक के बाद आता है क्वथनांक। तो यहाँ क्वथनांक नीचे दे रखा है। अभी देखो ठोस पिघलकर द्रव बना, क्या बना, ठोस पिघलकर द्रव बना। अब क्या होता है कि द्रव उबलने लग जाता है, जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उस तापमान को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस तापमान को क्या कहते हैं, हम क्वथनांक कहते हैं। अब वाष्पीकरण क्या होता है, हमेशा ना पानी भाप नहीं बनता। देखो क्वथनांक का मतलब द्रव का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस हो, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हम हमेशा द्रव को 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं गर्म करेंगे। अगर भाप बनाएं तो कपड़ों को सुखाना है, उसमें पानी सुखाना है, तो क्या हम उसे 100 डिग्री तक गर्म करेंगे, नहीं। तो जब द्रव क्वथनांक से कम तापमान पे भाप बन जाता है तो उस तापमान को वाष्पीकरण कहते हैं। तो देखो द्रव अवस्था का गैसीय अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, मगर क्वथनांक से कम तापमान पे। वाष्पीकरण को कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे क्षेत्रफल हो गया, तापमान में वृद्धि होगी, आर्द्रता हो गया और पवन की गति। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, देखते हैं। तो अब हमारे पास आता है सबसे पहले पदार्थ। तब जब हम पदार्थ के बारे में बात करते हैं तो पदार्थ क्या है, तो यहाँ देखो पदार्थ के बारे में हम देखने के लिए मिलता है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उससे पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है, हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है। अब पदार्थ की एक और खासियत होती है, पदार्थ स्थान घेरता है और इसका आयतन होता है। पदार्थ के कणों के भौतिक गुण, देखो पदार्थ जो है कणों से बना होता है, ये सतत नहीं होता और पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण कौन से हैं, तो अब अभिलक्षणिक गुण हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। और तापमान बढ़ाने पे पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो पहले जो भौतिक गुण मिलते हैं, अभिलक्षणिक गुण मिलता है हमें पदार्थ के कणों का, उसमें देखने के लिए मिलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। दूसरा हमें जो अभिलक्षणिक गुण देखने के लिए मिलता है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होने का मतलब जब हम चाय या कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तब एक तरह के पदार्थ दूसरे तरह के पदार्थ के कणों में के बीच उपस्थित रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ देखो हम देखेंगे, यहाँ एक्सपेरिमेंट में जल है, जल के अंदर हम लवण मतलब नमक मिला रहे हैं और फिर हम इसको नमक मिलाने के बाद हिलाते हैं। तो हिलाने के बाद क्या होता है, नमक जल में घुल जाता है। इससे पता लगता है कि जल के अंदर है खाली जगह है जिसमें नमक के कण घुल गए। देखो कण बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, तो ये पता लगा, चित्र से पता लग रहा है। अब तीसरा गुण है पदार्थ के कणों का अभिलक्षणिक गुण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब हम पानी के नल को खोलते हैं तब पानी धीरे धीरे धार अपनी उंगलियों से तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या वह धार टूट जाती है, नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे को आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ एक और देख रहा है, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है और द्रव अवस्था में, माध्यम और गैसीय अवस्था में अधिक होती है। तो यहाँ हमने देखा है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल का मतलब ये होता है कि जब हम पानी नलके से बह रहा होता है और अगर हम उसे नलके के पानी को तोड़ने की कोशिश करें तो बार बार वो नलके का पानी जुड़ जाता है। एक बार हम काटेंगे, दूसरी बार फिर जुड़ जाएगा। इसका मतलब वो कण आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, हमने पदार्थ के कणों के गुण पढ़े हैं, अब देखते हैं आगे। यहाँ देखो आकर्षण बल भी ठोस में सबसे अधिक होता है। पदार्थ में जो आकर्षण बल होता है ठोस में अत्यधिक होता है और द्रव में माध्यम होता है और गैस में सबसे कम। तो जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल का मतलब पदार्थ के कण कितने पास रहते हैं, तो ठोस में जो पदार्थ के कण हैं सबसे नज़दीक रहते हैं। ठोस में पदार्थ के कण सबसे नज़दीक रहते हैं, द्रव में थोड़ा और कम रहते हैं, मगर गैस में सबसे कम रहते हैं। तो देखो ठोस का यहाँ चित्र दे रखा है, किसका चित्र दे रखा है,
ठोस का। तो ठोस में देखो कण कितने पास पास हैं, उसके द्रव के अंदर देखो कण थोड़े से दूर दूर देखने के लिए मिलेंगे, और गैस में तो बहुत दूर दूर है। ये चित्र आ जाता है पेपर के अंदर ठोस, द्रव और गैस बताने के लिए कि अगर आपको ये दूर दूर कण दिखे तो इसका मतलब गैस है, कम दूर दूर दिखें तो द्रव है, और बिल्कुल ही नज़दीक दिखें तो ये ठोस है। तो ये हमें इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये ठोस हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, और ये द्रव हमें ऐसा दिखाई देता है, गैस हमें ऐसा दिखाई देता है। तो पदार्थ के कणों की अवस्थाएं हमने देखी 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, और इनके बारे में हमने पढ़ा भी। तो चलो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मानव शरीर को पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। जो हमारे शरीर में भी ना 3 अवस्थाएं हैं पदार्थ की, जैसे हड्डियाँ और दांत ठोस अवस्था हैं। अगर ब्लड की बात करें तो ये द्रव अवस्था है, और फेफड़ों में जो हवा होती है वो गैस अवस्था है। तो ठोस क्या है, ठोस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ठोस क्या होता है, एक ठोस का आकार निश्चित होता है। उसके बाद ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, ठोस की जो होती हैं सीमाएं स्पष्ट होती हैं। निश्चित या स्थिर आयतन होता है ठोस का, निश्चित या स्थिर आयतन भी निश्चित होता है। संपीड़ितता नगण्य होती है, ये दृढ़ होते हैं, मतलब इन्हें दबाया नहीं जा सकता, ठोस को दबाया नहीं जा सकता। आगे देखते हैं ठोस के बारे में कुछ उदाहरण दे रखे हैं, कुछ अपवाद दे रखे हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे, बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने में यह पुनः अपना मूल आकार आ जाता है। अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड टूट जाता है। तो क्या ये ठोस है? हाँ ठोस है भाई, बल लगाने पे इसका आकार तो बदला, मगर जब बल हटाया तो इसका आकार वही हो गया। मगर अधिक बल लगाते हैं तो ये टूट जाता है। तो ठोस पदार्थ में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ एक निश्चित और दृढ़ आकार के होते हैं। देखो गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, इसलिए जो ठोस होता है वो निश्चित और दृढ़ होता है। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टल के आकार कभी नहीं बदलते। ठीक है, जब अगर हम क्रिस्टल की बात करें, नमक या चीनी के दानों की बात कर रहे हैं, हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ठोस है। क्यों? क्योंकि यह कण स्पंज के छिद्रों में हवा होती है और दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। स्पंज के छिद्रों में हवा होती है और ये दबाने से बाहर निकल जाती है। मतलब ये है कि वो ठोस है, हवा बाहर निकल गई तो पिचक गया, मगर जैसे हमने उसे बल हटाया तो वापस उसने अपना आकार ले लिया। अगर हम अधिक बल लगाएंगे ना स्पंज के ऊपर तो वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। अब हम बात करते हैं द्रव के बारे में। तो देखो द्रव के बारे में हम जब बात करेंगे तो द्रव ध्यान से देखें तो द्रव जो है, द्रव तरल होते हैं और उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार या आयतन नहीं होता। वे बर्तन का आकार ले लेते हैं जिस भी बर्तन में इन्हें रखा जाता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है और द्रव बहुत कम संपीड़ित होते हैं, इसे दबाया कम बहुत जा सकता है। द्रवों के कणों के आकर्षण बल उसके आयतन निश्चित रहता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरण करती हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाती है। जलीय पौधों या जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण ही सांस ले पाते हैं। तो द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है, और ठोस अवस्था में कम होता है क्योंकि कण में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस अवस्था में कम। देखो अब विसरण का मतलब है दो पदार्थों का मिलना। विसरण का मतलब क्या होता है? दो पदार्थों का मिलना। तो भैया दो पदार्थ द्रव अवस्था में आसानी से घुल सकते हैं, मगर ठोस अवस्था में दो पदार्थ आसानी से नहीं, क्योंकि ठोस अवस्था में कण जो होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं, मगर द्रव अवस्था में कण थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसके कारण उनमें जगह खाली बची होती है, जिसके कारण वो एक दूसरे में घुल जाते हैं। अब आते हैं गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो हम ध्यान से देखेंगे गैस अवस्था क्या है। तो गैस में बहाव होता है। क्या होता है? गैस में बहाव। गैस में संपीड़ितता अधिक होती है, गैस को अधिक दबाया जा सकता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, ठीक है। गैसों में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है और गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं और उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। तो गैसों के जो कण होते हैं इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसमें आकर्षण बल भी कम होता है, इसलिए बहाव बहुत ज़्यादा होता है गैस के अंदर। गैस का कोई निश्चित आकार या आयतन
नहीं होता है, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आकार या आयतन ले लेती है। तो सिंपल सी बात है, गैस का आकार या आयतन निश्चित नहीं होता, जिस भी बर्तन में रखते हैं ये उसका आकार या उसका आयतन ही ले लेती है। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा अपने प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस दबाव बनाती है, या मतलब दबाव डालती है उन पे। ठीक है, तो गैस के बारे में पता लगा। गैस में बहाव होता है, गैस में बहाव मतलब बहती है। गैस में संपीड़ितता अधिक होती है, संपीड़ितता का मतलब उसे दबाया जा सकता है। गैस में निश्चित सीमाएं नहीं होती, भैया जिस बर्तन में डालते हैं उसका आकार ले लेते हो तो सीमाएं निश्चित नहीं है। गैसों में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है और गैस में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। अब आता है पदार्थ अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे हो। हम ठोस को जैसे हमें पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है। जैसे पानी जो है अगर ठोस होता है तो बर्फ होता है, द्रव होता है तो पानी ही रहेगा, गैस होता है तो वाष्प कहलाता है। तो गर्म करने पर हम ध्यान से देखते हैं, जब पानी ठोस होता है तो उसे हम बर्फ़ कहते हैं, और जब पानी द्रव होता है तो पानी ही कहते हैं, और गैसीय अवस्था में उसे हम वाष्प कहते हैं। तो गर्म करने पर बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ अपनी भौतिक अवस्थाओं को 2 तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कैसे बदलें? तापमान में परिवर्तन करके। कैसे पदार्थ की अवस्थाओं को कैसे बदला जा सकता है? तापमान में परिवर्तन करके। किस में परिवर्तन करके? तापमान में। तो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जा रहा है। लोहे का स्टैंड ले रखा, थर्मामीटर रखा है, गोल पैंदी का फ्लेस्क ले रखा, बर्नर ले रखा। इस बर्नर में शायद हमने पानी या बर्फ़ डाला हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं गलनांक क्या होता है। अब आती है हम किस तरीके से ठोस को गला सकते हैं। तो जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक 273.16 केल्विन है और सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा 273 केल्विन लेते हैं। तो बर्फ़ को हम अगर गलाना चाहें तो बर्फ़ किस टेम्परेचर पे गल जाती है? 273.16 केल्विन पर गल जाती है, 273.16 केल्विन। तो जब बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता तो लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। भाई जब तक उसमें बर्तन में बर्फ़ रहेगी तब तक वो बर्तन की जो बर्फ़ है हमारे द्वारा दी जा रही ऊष्मा को अवशोषित कर लेगी। ठीक है, अब आते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक में द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा। अतः 0 डिग्री बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होगी। ठीक है, अब संगलन की गुप्त ऊष्मा का मतलब 1 केजी ठोस को पिघालने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम संगलन की क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 केजी मतलब 1 किलो बर्फ़ को पिघालने के लिए मुझे जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा। अब आते हैं क्वथनांक। क्वथनांक देखो, अगर हम बात करें गलनांक का मतलब क्या है? ठोस को द्रव बनाना। तो क्वथनांक का मतलब है द्रव को गैस बनाना। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। द्रव उबलने लगता है मतलब वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, भाप बनने लगता है। ठीक है, जिस तापमान पर पानी या जल भाप बनने लग जाता है वह इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण। तो जल का जो क्वथनांक है 373 केल्विन है। अगर हम इसे सेल्सियस में चेंज करें तो हम 373 में से 100 डिग्री घटा लें तो 273 ही बचेगा। 373 केल्विन। अच्छा, अगर हम सेल्सियस में चेंज करें तो 273 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 273 घटाएंगे। यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर अच्छा ठीक लिखा 100 डिग्री सेल्सियस, सही है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो जल है, जल कितने टेम्परेचर पे उबलने लग जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर उबलने लग जाता है। अब आते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए, मतलब 1 किलो जल है और उसको जल को भाप बनाना है, तो 1 किलो जल को भाप बनाने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गुप्त ऊष्मा। जब
पानी को उबाला जाता है तब उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती। मतलब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में जब बात करें तो 1 किलो जब द्रव को पिघालने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जल हो या कुछ भी हो, 1 किलो लिक्विड होना चाहिए, तो उसी को ही हम वायुमंडल मतलब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस पे तापमान वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्थाओं को एक से दूसरे में बदला जा सकता है। मतलब सिंपल है, तापमान बढ़ाकर हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। जैसे अगर देखो, ठोस से अगर हम इसे द्रव बनाना है तो उसे हम गर्म कर देंगे, और द्रव को अगर ठोस बनाना है तो उसे ठंडा कर देंगे। उदाहरण के तौर पर जल से बर्फ़ बनाना है तो उसे ठंडा करेंगे, और बर्फ़ से जल बनाना है तो उसे गर्म करेंगे। और द्रव से अगर गैस बनानी है तो उसमें क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। और गैस से अगर हमें फिर से द्रव बनाना है तो उसे फिर शीतल कर देंगे। शीतल मतलब ठंडा। अब आते हैं ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे ना वो जल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है वो बर्फ़ होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है वो वाष्प होता है। मतलब अगर हम बात करें जल की अवस्थाओं को, 25 डिग्री पर वो जल ही होता है, अगर 0 डिग्री हो जाए तो बर्फ़ बन जाता है, और 100 डिग्री पे वो भाप बन जाता है। मतलब 25 डिग्री तक ऊर्ध्वपातन। किसके बारे में बात करेंगे अब हम? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अगर बात करें कपूर, तो कपूर को अगर हम लें, ठीक है, कपूर को अगर हम लें तो कपूर क्या होता है, डायरेक्ट बिना द्रव अवस्था में आए ही गैस अवस्था में बदल जाता है। कपूर ठोस होता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ़ होती है, अगर उसे नॉर्मल छोड़ देंगे तो वो द्रव नहीं बनेगी, वो डायरेक्ट गैस बन जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ दे रखा है, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दीजिए। चीनी की प्याली मतलब चीनी का डब्बा। चीनी की प्याली की कीप को उल्टा करके रखिए और कीप के सिरे पर रुई डाट लगा दीजिए। धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखेंगे कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है, और कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संघनित होने लगते हैं। तो ये कपूर जो है या अमोनियम क्लोराइड जो है वो अगर हम गर्म करते हैं तो डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, द्रव अवस्था में नहीं बनता। तो यहाँ देखो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है ये वाला, इस एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ देखो हमने ले रखा है, एक फनल सा ले रखा है, और इसके अंदर हमने बर्नर नीचे से लगा रखा है ताकि ये गर्म हो। और अमोनियम क्लोराइड ले लो या कपूर ले लेना इसके अंदर, या तो अमोनियम क्लोराइड या कपूर लेना। और जब ये वाष्प बनता है अमोनियम क्लोराइड तो इसकी बिल्कुल दीवारों के पास थोड़े से बुलबुले से या थोड़ा सा वाष्प चपक जाता है। अब दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? अब बात करेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाती है। अगर हम तापमान घटाएं और कणों को संघनित करें, संघनित मतलब पास पास कर दें, संघनित का मतलब कणों को पास पास कर दें, तो उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। तो दाब बढ़ाना, तापमान घटाना, गैस से द्रव में बदलना। देखो, दाब बढ़ाएं और तापमान घटाएं तो गैस से द्रव में बदलती है कोई चीज़। दाब बढ़ा दें, दाब बढ़ाने से कण पास पास आ जाएंगे, और तापमान घटाने से वो गैस से द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। दाब बढ़ाने से क्या होता है, गैस के कण भी नज़दीक आ जाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे ही बनाया जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दबाया गया होगा, फिर उसका तापमान कम किया गया होगा, तब जाके सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो बर्फ़ है वो बनी होगी। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ़ को वापस गैसीय अवस्था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसलिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होगा। तो शुष्क बर्फ़, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ़। ठीक है, ये शुष्क बर्फ़ क्या होती है? शुष्क बर्फ़ के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, ये भी द्रव नहीं, हमें पता है नॉर्मल बर्फ़ जो है सबसे पहले द्रव बनेगी। द्रव मतलब पानी, जल बनेगा। मगर ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ़ ना डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको ड्राई आइस मतलब शुष्क बर्फ़ के नाम से भी जाना जाता है। दाब और तापमान के प्रभाव के
3। तो यहाँ पर देखो दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ की 3 अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण होता है। तो अब हमारे पास द्रव है, अगर द्रव में क्या किया जाए, संघनन, द्रव को अगर हम गर्म करें तो ये गैस बन जाता है। गैस को अगर हम देखो, जब हम गर्म मतलब द्रव से गैस बनने को क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। मगर गैस से अगर द्रव बनता है तो इसे संघनन कहते हैं। ऐसे द्रव से ठोस बनता है तो द्रव से ठोस बनने को कहते हैं जमना। क्या कहते हैं, जमना। बट ठोस से अगर द्रव बना तो उसे कहते हैं संगलन। क्या कहते हैं, संगलन। ऐसे ठोस से गैस बनने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से ठोस बनने को भी ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। तो यहाँ हमें कुछ चीज़ें पता लगी कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से बदलती हैं और उन्हें क्या क्या कहते हैं। अब आता है हमारा एक टॉपिक, वाष्पीकरण। क्या आता है, वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण क्या होता है, एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमेशा देखो, हमेशा जल को हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं करना। अगर हम कहें कि द्रव अपने आप भी भाप बन सकता है तो उसे हम सतही प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब द्रव भाप में बदलता है क्वथनांक से कम तापमान पर, तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो सतह पर उपस्थित कणों में उचित गतिज ऊर्जा के कारण वे कण आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इस कारण वाष्प में बदल जाते हैं। जब हम पोछा लगाते हैं तो ज़मीन का पानी सूख जाता है क्योंकि वह सतह से अपनी ऊष्मा लेकर भाप बन जाता है। ऐसे जब हम कपड़े सुखाते हैं तो भी उसका पानी सूख जाता है। तो आपने देखा होगा वाष्पीकरण के उदाहरण, हम कपड़े सुखाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो ये सब वाष्पीकरण के ही कारण होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई कारक हैं। सतही क्षेत्रफल, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही वाष्पीकरण अधिक होगा। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। कपड़ा अगर हम ऐसे ही सुखाएं निचोड़ के और उसे अगर फैला के सुखाएं, तो निचोड़ के नॉर्मल ऐसे डाल दें और फैला के सुखाएं तो कपड़ा फैलने पे अधिक जल्दी सूखेगा। तापमान में वृद्धि, आपने देखा है जब तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, तो भैया पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ने का कारण है, जब हम चाय बनाते हैं तो आपने कभी चाय बनाते वक्त तो पानी को देखा होगा, जब तापमान बढ़ता है तो पानी उबलने लगता है। तो ऐसे ही तापमान बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है पानी में नमी, मतलब हवा में नमी। तो आपने गर्मियों में ना नमी बहुत कम होती है और सर्दियों में नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ आर्द्रता की बात करें तो ये आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वाष्पीकरण जैसे सर्दियों में आर्द्रता अधिक होती है तो वहाँ वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है, मगर गर्मियों में कम, तो तेज़ी से होता है। तो ज़्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण। वायु की गति, आप देखो एक कमरे में जहाँ हवा नहीं चलती वहाँ कपड़े सुखाओ और एक बाहर अगर हम छत पे कपड़े सुखाएं जहाँ हवा चलती है वहाँ कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है, मतलब हमें वाष्पीकरण ठंडा महसूस कैसे कराता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। जब वाष्पीकरण होता है तो देखो ऊर्जा लुप्त हो जाती है और ऊर्जा लुप्त होने के कारण वो कहाँ से हुई, आसपास के वातावरण से ऊर्जा लुप्त हो गई। और जब ऊर्जा लुप्त हो जाती है तो उस अवशोषण के कारण आसपास का वातावरण शीतल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखो, अगर हम अपने हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इस कारण हमारे हाथ में शीतल महसूस कराता है। तो एसीटोन देखा होगा आपने, नील पेंट को छुड़ाने के लिए यूज़ होता है और जब अगर हाथ में डालें तो हमारे हाथ की सारी ऊष्मा को लेकर किस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में, और जिसके कारण हमारे हाथ को ठंडा महसूस होता है। गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। ये क्वेश्चन बनता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सूती कपड़े से क्या होता है, सूती कपड़े का काम होता है, सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। देखो सूती कपड़े पसीने को अच्छे से अवशोषित करते हैं और जब पसीना वाष्पीकृत होता है तो हमारे जो त्वचा का जो ऊष्मा होता है, हमारी स्किन की जो ऊष्मा होती है उसको अवशोषित करके उड़ जाता है। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है अतः गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं जो कि आरामदायक होते हैं और आराम भी मिलता है। गर्मियों में अक्सर और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गर्मियों में अक्सर लोग ज़मीन पर पानी छिड़कते हैं,
क्यों, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्योंकि यह पानी ज़मीन से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को ठंडा कर देता है। तो देखो वाष्पीकरण का बड़ा प्रयोग हो रहा है, ठीक है, वाष्पीकरण का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। तो हमें पता लगा इस चैप्टर के बारे में, समझ आया है नहीं आया आप लोगों को बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मैं इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ तो उसके बारे में भी बताना। तो अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए।